नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, जिसका पीटी एग्जाम 13 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। उसका ऑफिशियल आंसर के जो है कल जारी कर दिया गया। कल का मतलब 19 सितंबर 2025 को जारी किया गया, यानी 5 दिन बाद जारी कर दिया गया। तो उससे ऑफिशियल आंसर के से 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जिसके अंतर्गत जो आगामी का मतलब 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जिसके अंतर्गत इसमें पूछे गए करंट अफेयर्स पर हमने विस्तृत चर्चा पूर्व के लेक्चर में कर लिया है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर लीजिए और सारे लेक्चर को इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स पर हमने चर्चा कर लिया। आज इसमें जो है इसके जीएस के पार्ट को, हालांकि बिहार स्पेशल जो होगा वो बीपीएससी के लिए, आगामी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर्स है और जो जीके वाले पार्ट हैं वो सारे पार्ट इस लेक्चर में देखते हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, केवल आंसर देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थे। यह 2030 में कितनी हो गई? तो 72 वर्ष। इसका आंसर सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पूर्व के लेक्चर में, यानी करंट अफेयर्स जो इसमें 20-30 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे गए, तो उस पर विस्तार से हमने डिटेल में चर्चा कर लिया है, इसलिए यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी ऐड कर दें। तो जो 2023 के लिए एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया, उसमें भारत की रैंक देखें तो 130वीं रैंक थे, और वो संयुक्त रूप से बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है, उसके साथ संयुक्त रूप से भारत की 130वीं रैंक थे। और इसमें जीवन प्रत्याशा जो 1990 में इसको डेवलप किया गया था, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महमूद हक जी थे वो, और भारतीय महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जिनके सहयोग से एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो लाया गया था। इसमें 3 जो इसमें पार्ट होते हैं, स्कूली शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल होते हैं। तो 3 बेसिस पर इस पर डिटेल में चर्चा इकोनॉमिक्स में कर लिया है, इसलिए यहाँ पर आप ध्यान दें कि यह जो इसकी रैंक है यानी जीवन प्रत्याशा 2023 में कितनी हुई? 72 वर्ष हो गई। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो यह पेरिस में, यानी 20 का आंसर सही हुआ, यानी ग्रैंड पैलेस पेरिस में इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत को चेयर था, और जो 2026 का होगा नेक्स्ट, वो भारत में मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो ये 96वें एकेडमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो पुअर थिंग्स ये फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें जो है वो मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। किसको? एम्मा स्टोन को। 97वां भी एकेडमिक अवार्ड जारी कर दिया गया, एक जिसको ऑस्कर अवार्ड के नाम जानते हैं। यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो HDR 2024 इसमें दिया गया, 6 मई 2025 को जारी किया गया, और इसका शीर्षक देखें, ए मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में लोग और संभावनाएं, देख सकते हैं। और भारत देखें तो इसमें 2023 मानव विकास रिपोर्ट यानी HDI 113 देशों में भारत का 130वां स्थान था, जो 2022 की 135 रैंक की तुलना में 3 स्थानों को सुधार हुआ है। और इसका मूल्य देख सकते हैं, मूल्य पूछ सकता है। HDI मूल्य 2022 में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.85 हो गया है, यानी कितने की वृद्धि इसमें देखी जा सकती है? 11 की वृद्धि, यानी 0.011 की वृद्धि इसमें मध्यम मानव विकास श्रेणी कभी कभार ये पूछ देता है। यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ज़्यादातर ये इसका मूल्य ही पूछ देता है, तो आप इसको देख सकते हैं। और HDI रैंकिंग 6 देखें तो पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे इत्यादि को भी देखा, उनके स्कोर को भी देख सकते हैं आप। और मानव विकास रिपोर्ट में न्यूनतम देश शामिल में देखें तो 193 देश, यूएनओ में जो पंजीकृत 193 देश, उसमें सबसे जो लास्ट में पंजीकृत देश यूएनओ में दक्षिण सूडान ही था, और उसी की सबसे लास्ट रैंकिंग भी है, उसका मूल्य भी देख सकते हैं। जो प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी पीटी एग्जाम में, इसमें जीवन प्रत्याशा ही पूछा था। तो रिपोर्ट में भारत की प्रगति, जीवन प्रत्याशा देखें तो 2022 में, हालांकि उसने दिया था 1990 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, तो 2022 में 71.70 से बढ़कर यह 72 वर्ष हो गई, यही पूछा था। प्रत्याशित शिक्षा अवधि देखें तो 12.96 वर्ष से लेकर 12.95 वर्ष हो गई। औसत शिक्षा अवधि देखें तो 6.57 वर्ष से लेकर के 6.88 वर्ष हो गई है। प्रति व्यक्ति आय जो है $6.951 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 9046 यानी 9046.76 अमेरिकी डॉलर हो गई है। इसके बारे में सब जानकारी दी गई, तो इसको भी आप नोट पॉइंट में रखें। इसके मूल्य भी पूछ देता है, तो मूल्य किन मूल्यों पर हमने देख लिया था? स्वास्थ्य था, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा औसत स्कूली शिक्षा वयस्क के लिए, अपेक्षित स्कूली शिक्षा बच्चे के लिए, जीवन स्तर प्रति व्यक्ति यानी GNIPP आधार पर 3 इसके मानक हैं। तो इसमें अपडेट कर लेते हैं। हमने देखा 96वें एकेडमिक अवार्ड का पूछा था 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम में। इसमें 97वें एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार, जिसको एकेडमी पुरस्कार, इसको ऑस्कर पुरस्कार का नाम जानते हैं, तो 2025 इसको देख लें। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो देखें, प्रमुख पुरस्कारों का विवरण देखें। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा थे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर अनोरा के, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बार्डी फिल्म द ब्रूस लिस्ट के, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडिसन फिल्म अनोरा के लिए। याद रखें कि ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा था, जो कि 96वें एकेडमिक अवार्ड था, 97वें एकेडमी अवार्ड में। इसके सारे फिल्मों को आप अवार्ड ग्रुप में देख सकते हैं। 97वें ऑस्कर पुरस्कार भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म लापता लेडीज थे।
आगे आने वाले प्रश्नों में जो 70वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि हम आ चुके हैं तो 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार को भी इसमें सम्मिलित करते चलते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार विजेता में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल है, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म राखी और रानी की प्रेम कहानी, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नालटू, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदत्तु सेन फिल्म दी केरल स्टोरी के लिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक देखें तो VPNS रोहित गाने प्रेमी समंथा फिल्म बेबी के लिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका शिल्पा राव गाने चलेया फिल्म जवान के लिए, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक GV प्रकाश कुमार वाथी हर्षवर्धन रामेश्वर निमन, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी यानी सब सारे जानकारी देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ इसमें देखें यानी बंगाली फिल्म देख सकते हैं, ये मराठी फिल्म, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्सर पूछा जाएगा तो शाहरुख खान जवान के लिए, विक्रांत मैसी 12वीं फेल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी के लिए। किसी निर्देशक सर्वश्रेष्ठ वाली फिल्म देखें तो आत्मा पंप लेट है और ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो इन सारी जानकारी को आप देख सकते हैं। इसके बाद ऐसे अवार्ड इसमें दिए गए हैं। तीसरे प्रश्न को देख लिया, हालांकि अब इतना विस्तार नहीं करेंगे अन्यथा 150 प्रश्न आज के लेक्चर में समाहित नहीं हो पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हालांकि ये देख सकते हैं यानी अगला जो प्रश्न था इसी पर आधारित चौथा प्रश्न है, किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो ये कच्छ एक्सप्रेस यानी सी इसका आंसर सही है। 71वां को हमने देख लिया तो इसमें अपडेट हमने कर दिया। इसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न इसमें समाहित है, वह 5वां नंबर प्रश्न बनता है। 5वां निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सारे लोग इसमें शामिल हैं। 5 लोगों के साथ ये जो है पुंसुकर्मा भूटान के थे, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड के, मिजाके और जापान के। तो 5 लोगों में ये 3 लोग शामिल, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर सही है। इसमें अपडेट कर लेते हैं। 2025 के लिए भी अवार्ड दिया जा चुका है। 2024 का यह करंट अफेयर्स पूछा, 2025 का देखें जो इंपॉर्टेंट है उसको ऐड कर लें। 2025 में जो है भारतीय फाउंडेशन एजुकेटेड गर्ल्स को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, यानी अन्य लोगों के साथ जो है इसमें भारतीय फाउंडेशन जो है एजुकेशन गर्ल्स को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया। साथ ही में जो भारत का निकटतम पड़ोसी देश है, जो समुद्री स्थल सीमा समुद्री रूप से जो पड़ोसी देश में मालदीव है, तो मालदीव की महासागर संरक्षण वादी शाहिना अली को भी 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी रमन मैग्सेसे को कहा जाता है। रमन मैग्सेसे जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे उनके सम्मान में रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें भारतीय फाउंडेशन एजुकेट गर्ल्स को साथ ही मालदीव की महासागर संरक्षणवादी शाहिना अली को दिया गया। अन्य लोगों के साथ ये 2 लोग इसमें शामिल हैं, तो इसको थोड़ा अपडेट कर लिया। अगला देखते हैं आकाश तीर के बारे में कौन से कथन सत्य है, तो आप देख सकते हैं इसमें छठे का सही प्रश्न इसमें देखें तो छठे का जो आंसर डी बनेगा। डी मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें सही है, यानी आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली सही है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार में रणनीतिक बदलाव लाता है, सही है। यह जो आपका जो है अगले प्रश्न में नहीं था। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि मेक इंडिया पहल के तहत भारत के स्वदेश सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, तो ये हिस्सा के रूप में यह जो है पार्ट है, जो दूसरा बी है। हालांकि यहाँ पर हमने आंसर सिक्वल मतलब है, तो छठे का जो आंसर हुआ डी आंसर सही है, आप इसको नोटिस पॉइंट में रखें। 7वां प्रश्न देखें तो 7वें का भी डी है। डी का मतलब उपरोक्त में से अधिक, यह कह रहा है कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, तो इसमें एक से अधिक, यानी इसमें अर्जुन टैंक भी है, यह भी है, यह भी है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें सही होते हैं। 7वें में 8वां देखें कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसमें हमने विस्तार से चर्चा कर लिया था पूर्व के लेक्चर करंट अफेयर्स में। इसका भी है 27 जनवरी को। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मारे गए थे लोग, उनके याद में होलोकॉस्ट मेमोरियल डे मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन पूर्व के लेक्चर में कर लिया, इसलिए इसको जो है एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखें तो ये बनता है बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, तो हार्ट लैम्प है, यानी 20 का आंसर से 9वें का है। इनके साथ जो थीम दीप्ति कुछ करके थी, दीपा भारती, इस तरह से जो अनुवादक थी, ये पहली कन्नड़ लेखिका हैं या कन्नड़ भाषा है जिनको ये बानो मुश्ताक को यह इस पुस्तक के लिए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। पूरे लेक्चर में डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन कर लिया है, तो उस लेक्चर में जाकर इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद है सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, इनमें से कौन से नदी इसमें शामिल नहीं है, तो 10वें का ए है, यानी झेलम नहीं है, जबकि रावी सतलज है। रावी सतलज और ब्यास जो है ये भारत को 3 नदियां आवंटित है, जबकि इसमें जो है सिंधु, झेलम और चिनाव जो है वो पाकिस्तान को आवंटित है। चिनाव जो है भारत और पाकिस्तान दोनों में, जो भारतीय पार्ट में है वो चिनाव में कई जल विद्युत परियोजना भारत ने बनाया है, जिसमें विवाद पाकिस्तान के साथ बना हुआ। अभी देखो 1960 का जो सिंधु जल समझौता था वह 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम पर आतंकी हमला, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला कराने के जाने के कारण भारत ने प्रतिरोध स्वरूप जो है ऑपरेशन सिंधु चलाया और सिंधु जो समझौता था इसको सस्पेंड कर दिया। तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के रूप में इसको आप कवर कर सकते हैं, हमने इसमें करंट अफेयर्स में डिटेल में चर्चा कर लिया है। अगला इसमें देखें 11 जो है UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप यानी कैपेसिटी पावर्टी मेजर के बारे में कितने से कौन से कथन सही है, तो 11 के सही आंसर के रूप में देखें तो यही है, यानी CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है, ये इसका सही है। सॉरी, ए का मतलब 1 2 इसमें सही हो जाएगा, ए यहाँ पर सही है, 1 और 2, यानी यहाँ पर जो है हमने पूर्व लेक्चर में डिटेल में चर्चा किया था कि CPM में 1 और 2 ये दोनों शामिल हैं।
इसके 3 पार्ट को हमने देख लिया था। पहला सीपीए में स्वास्थ्य और पोषण कमी के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निश्चरता को इसमें शामिल किया गया। इसमें पुरुष से कोई मतलब नहीं है। और क्षमता गृह महत्वपूर्ण संकेतों में पेयजल ये भी इसमें शामिल नहीं है, यानी 1, 2 इसका आंसर सही हुआ, ए इसका है। इसमें 12 नंबर प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु यानी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2025 के दौरान भारत में निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में शामिल नहीं थी। तो भारत का जो 12 का सही आंसर सी है, मतलब बासमती चावल इसमें शामिल नहीं है। तो टॉप 10 यानी भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में जो है बासमती चावल शामिल है, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद और लोहा इसमें शामिल हैं। तो ये बासमती चावल इसमें शामिल नहीं है। 12 का सही आंसर जो हुआ वो आपका सी हुआ। 13 का देखते हैं तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 यानी ISFR 2023, जो कि इसकी 18वीं रिपोर्ट 2024 में जारी की गई, दिसंबर के लास्ट यानी 2024 के दिसंबर के लास्ट में जारी की गई थी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की 18वीं रिपोर्ट इसमें देखें तो इसमें प्रश्न पूछा गया 13 में। तो इसका सही आंसर सी, सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया, यानी पहले स्थान महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान में पाया गया, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में पाया गया, इसलिए विकल्प जो सी इसका आंसर सही है। 14 नंबर प्रश्न देखें 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। 14 का सही आंसर भी है आयरलैंड। हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है जो करंट अफेयर्स वाले पार्ट में, उसको डिटेल में नहीं लिया, इसलिए यहाँ इसको डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न चलते हैं तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू विन पोर्टल के बारे में कितने से कौन से कथन सही नहीं, ध्यान रखना है, पूछ रहा है सही नहीं है। तो 15 का सही आंसर डी बनता है। डी का मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं यानी सही नहीं है, मतलब उपरोक्त में कोई नहीं यानी सारे इसमें सही हैं, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। यह यू विन पोर्टल के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये पूछ रहा था क्या सही नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। 16 नंबर प्रश्न देखें किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक यानी NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है। तो 16 का आंसर भी बनेगा राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA जो है इसके साथ ब्लूप्रिंट विकसित किया है, इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर देखें 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़क निर्मित किए गए हैं। तो 17 का सही आंसर जो है राजस्थान है। तो इसका आंसर जो BPSC देखें तो ये इसका आंसर जो है राजस्थान देख रहा है, लेकिन इसका सही आंसर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र बनेगा, यानी सी इसका आंसर सही होगा। इसको चेंज करना होगा आयोग को। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है जिसमें 1837 किलोमीटर लंबी जो है इस परियोजना तक बनाई गई। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है जो 1407 किलोमीटर। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, इसमें राजस्थान का स्थान टाइप 3 में नहीं है। तो 17 का सही आंसर सी बनेगा। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो किसान ऋण पोर्टल के आरपी की शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे। तो 18 का सही आंसर देखें तो 18 का इसमें सही आंसर बी बनेगा। बी मतलब भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि जो है वो बैंक जो देता है कृषि पर, नाबार्ड वो है। और RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक है, इसने जो है संस्थान को प्रस्तुत किए, दावे प्रस्तुत किए यानी प्रस्तुत करते थे। तो ये 18 का सही आंसर बी बना है। इसके बाद देखते हैं 19 नंबर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। 19 नंबर प्रश्न जो है वो ए जो है यानी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें ए से सही है। दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, यानी इसका आंसर सही यानी ए रहा 19 का। जबकि इसको वर्तमान देखें 5 सितंबर यानी आज देखें तो आज 20 सितंबर, तो 5 सितंबर 2025 तक इसको देखें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो था ये 698.26 अरब डॉलर था, और उस दौरान क्या है 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर तो दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर इतना हो गया है। तो पहला इसका आंसर सही रहा। इसके बाद 20वें नंबर प्रश्न देखें तो NFHS 5 के यानी राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो है 5वां जो इसका आंकड़ा जारी किया गया, किसान में किस राज्य में 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी गरीबी के रूप में दर्ज किया गया है। तो इसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल है, यानी इसमें से उपरोक्त में से एक अधिक, यानी 20वां का डी आंसर सही हुआ। 20वें का सही आंसर डी हुआ, उपरोक्त में से अधिक यानी जम्मू कश्मीर और HP यानी हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल हैं। अगले प्रश्न में देखें तो 21वें प्रश्न बनता है, यहाँ सूची फर्स्ट को सूची से सम्मिलित करना है। तो इसमें 21वें प्रश्न का सी आंसर है। सी का मतलब आप देख सकते हैं, सी का मतलब ये आपका जो है पहले यानी ए का 2 होगा, ए का 2 आप मैच करा सकते हैं, यानी प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PMT योजना ए का 2 यानी इससे संबंधित है। और आपका जो है बी का 1 है यानी तटरेखा आवास और मूर्त आय के मैग्रोव वन यह 1 में है। और जो पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ जो है यह नवंबर 2021 में ग्लासगो COP 26 के जो लॉन्च किया गया था उसमें यानी COP 21 में के लिए यह सही है। और इसके बाद देखें आपका जो डी है यानी NCAP है, यह तीसरा मैच है, यानी इसका सी आंसर सही हुआ। यहाँ पर COP 26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो UNFFC द्वारा लॉन्च किया जाता है, इसमें देखें COP 26 से 2021 में, वर्तमान 2025 में COP 30 का आयोजन किया जाना बाकी है, जो कि देखें ब्राज़ील के बेलेम में होगा 10 से 21 नवंबर 2025 के दौरान।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आपका जो 22 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। यानी 22 नंबर प्रश्न आपका यह वार्षिक PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 22 में सही आंसर जो ए है, यानी ए ही इसमें पहला जो है आपका विकल्प में सही है। यानी ए का मतलब ये हुआ 2022-21 के बाद 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR में अधिक वृद्धि हुई, यानी इसका आंसर सही इस रिपोर्ट के अनुसार। 24 नंबर प्रश्न देखें तो 24 नंबर प्रश्न आपका यह देश की सकल मूल्य वर्धित यानी GVA में सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग की हिस्सेदारी 2020-21 में, यानी 24 का देखें तो 24 का भी आंसर सही है, यानी 27.3% से बढ़कर कितनी हो गई, 30.1% होगी। इसका जो आंसर बी सही है। 25 नंबर प्रश्न देखें तो भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 25 का सही आंसर ए है। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग, यानी ए का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला ही है, यानी पहले ए में जो है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यानी भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। यानी 26 नंबर प्रश्न देखते हैं आयोग के आंसर के हिसाब से। तो इसमें देखें जो यह बिहार स्पेशल यहाँ शामिल है, इसको भी शामिल करते हैं क्योंकि 72 में जो BPSC PT एग्जाम बहुत जल्दी कराएगा उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 26 नंबर प्रश्न इसमें देख सकते हैं। यानी 26 नंबर प्रश्न आपका यह है कि बिहार के मिशन 10 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 26 का सही आंसर सी है। सी का मतलब ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुँचने के लिए पिछड़े वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना है। चलिए 27 नंबर देखें तो बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है। तो 27 का सही आंसर जो है सी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं हैं। 28 देखें 2023-24 में बिहार में आर्थिक प्रदर्शन के बारे में कितने से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें 28 का सही आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा। डी का मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक इसके आंसर सही बनते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखें निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बिहार यानी एक कथन दिए गए हैं 29 वाला, 29 का डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं तो पहला दूसरा सही है, यानी पहला दूसरा इससे स्टेटमेंट सही बनते हैं 29 में। 30वें नंबर प्रश्न देखें तो PLFS 2023-24 के अनुसार कितने से कौन सा कथन बिहार महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 30वें का सही आंसर बी बनेगा। बी का मतलब आपका यह हो गया कि अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यम में सहायक के रूप में कार्य करते हैं। 20 का आंसर सही है 30वें का। 31वां देखें तो लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। अब यहाँ से जो GS पार्ट है अभी तक बिहार स्पेशल के 4-5 क्वेश्चन को हमने देखा। इसके बाद 31 लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो 31 का सही आंसर डी बनेगा। लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति में यह शक्ति नहीं है लेकिन लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करना पड़ेगा उनको। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति नहीं है राष्ट्रपति में, जबकि लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करना होगा उनको। तो डी इसका आंसर सही हुआ 31 का। अगले प्रश्न देखिए भारत का महान्यायवादी, यानी 32 का सही आंसर जो बनेगा ए बनेगा। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, यानी ए इसका आंसर सही है। इसके बाद 33 नंबर देखें तो भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं, यानी विषय जो है 33 का सही आंसर जो है वो आपका बी होता है। 33 का बी का मतलब आपका 1-4 सही है, यानी 1 और 4 सही है जो समवर्ती सूची में है। यानी 1-4 देखें तो ये आपका वन्य जीवों की सुरक्षा समवर्ती सूची में है और 4 मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये हुआ कि इस पर जो राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, टकराव की स्थिति में केंद्र कानून मान्य होता है। यानी ये आपके समवर्ती सूची वन्य जीवों की सुरक्षा मूल्य नियंत्रण जो है समवर्ती सूची में, इसमें राज्य और केंद्र अलग अलग कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र कानून मान्य होता है। जबकि कृषि पर आय और विद्युत उपभोग अथवा बिक्री कर देखें तो यह राज्य का विषय है। तो इसका 1-4 सही हुआ, यानी बी इसका आंसर सही हुआ। किसका आंसर हम देख रहे हैं 33 का आंसर जो है बी सही हुआ। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। यानी 34 नंबर प्रश्न आपका यह बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निश्चित तो गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ध्यान रखना इसमें नहीं पूछा है। तो 34 का सही आंसर सी बनेगा। सी का मतलब यह हो गया 2-4 इसमें अनुरूप नहीं है। 2-4 का मतलब यह है समान नागरिक संहिता, यानी जो अनुच्छेद 44 में है नीति निदेशक तो DPSP में डायरेक्ट प्रिंसिपल पॉलिसी। काम का अधिकार यानी 2 और 4 जो है ये गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, यानी इसका सही आंसर जो है सी हुआ। सी मतलब 34 का मतलब सी 2 और 4 जो है गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं, जबकि इसमें 1 और 3 गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप पंचायतों का गठन जो अनुच्छेद 40 में है और ग्रामीण क्षेत्रों कुटीर उद्योग का प्रोन्नति यह भी गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है। लेकिन इसमें जो है 2 और 4 जो है यह गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। 35 नंबर प्रश्न देखें तो आपका है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं, सी नहीं। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में है, यह गलत है। पहला इसमें सही है। शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में है। राज्यसभा सीटों का 4थी सूची में। संघ सूची जो 8वीं अनुसूची में है, यानी संघ सूची 7वीं अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ये 5वीं अनुसूची में है। 6ठी में जो है ATM स्क्वायर वाले राज्य आते हैं, यानी इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो पार्ट है वो 7 सिस्टर के 4 राज्य आते हैं।
तो इसमें सी गलत हुआ। इसके बाद देखें तो 36 नंबर पर केंद्रीय सरकार के बारे में कितना विचार कीजिए, यानी इसमें ये आपका दिया गया है 36 का सही आंसर डायरेक्ट चलते हैं तो इसमें बी आंसर सही होगा। बी का मतलब केवल 2 सही है। 2 का मतलब प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श आवंटित करते हैं, सही है। मंत्रालय तथा विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श होता है, गलत है। अगला देखें 37 नंबर, राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है। तो 37 का सही आंसर जो बनेगा वो बी है। बी का मतलब इसमें सही पूछ रहा है, तो 20 का आंसर सही है। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, यानी ये सही इसका होगा। क्या सत्य है? सही। माध्यमिकता को मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार ही नहीं होता है, क्या बोलने का अधिकार होता है। इसके बाद भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, परंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। 38 का सही आंसर जो डी बनता है। डी का मतलब आपका जो होगा केवल एक सही है। केवल एक सही का मतलब समान जन का हित संरक्षित इसमें होना चाहिए, जबकि ये 2, 3, 4 इसमें सही नहीं है। 39 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यकताओं का निर्धारण करता है। तो 39 का सी है, मतलब संसद विधि द्वारा जो होता है वित्त आयोग, जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 में निहित है। अभी 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसमें देखें तो अरविंद गड़िया को अध्यक्ष बनाया गया, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो 16वें वित्त आयोग का गठन जो 31 दिसंबर 2023 को गठन इसका किया गया था। तो यह जो सी इसका 47 में का सही रहा है। संसद विधि द्वारा जो होता है उसमें सदस्यों के लिए आवश्यक निर्णय करता है। इसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं, 3 इसमें जो होते हैं वो सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसके जो आवश्यक योग्यता है उसका निर्धारण जो होता है संसद विधि द्वारा इसकी योग्यता का निर्धारण करती है। भारतीय संसद में जैसे कि हम जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शामिल होते हैं, यानी भारत के प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 40वें नंबर प्रश्न के अंकित कथन विचार कीजिए, यानी कथन विचार करने के बाद इसमें जो दिया गया उसके आधार पर हमें आंसर देखना। 40 का डी बनेगा। डी का मतलब इसमें केवल 4 सही इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो इसमें 4 केवल सही नहीं है, 2, 3 इसमें सही है। यानी स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, गलत हो जाएगा। इसमें सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगन से सत्र स्थान होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है, यानी ये 3 सही है, लेकिन इसमें चौथा सही नहीं है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। तो 41 का सही आंसर डी बनता है, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग है। चलिए इसके बाद देखते हैं 41 हम देख लिया। 42 देखें, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो 42 का सही आंसर देखें तो सी बनेगा। सी का मतलब आपका ये होगा 1 व 2 दोनों सही है, यानी सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है किसका, भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग निर्यात में, घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। चलिए 42 में देख लिया। 43 देखते हैं, पंचायती राज का क्या प्रमुख उद्देश्य है। 43 का सही आंसर डी बनेगा। डी का मतलब आपका देख सकते हैं, यानी डी ये है, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, जो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 को लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है भारत में। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, सत्य पूछ रहा है। 44 का सही आंसर देखें तो आपका आंसर ए बनेगा। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है निंदा प्रस्ताव। इसके बाद 45 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो 45 का सही आंसर जो आपका सी है, यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है रिट के माध्यम से जो है इसका संरक्षण करता है। नागरिकों को जो मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त हैं उनका संरक्षण जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 46 कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत के प्रयोग करने का आरोप लगाया था। तो 46 का सही आंसर जो है वो ए है, लाला लाजपत राय जी ने। यानी यहाँ पर देखें तो तीनों जो उग्रपंथ जो समझते थे, लाल बाल पाल यहाँ हैं, तो लाला लाजपत राय जी थे, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय ही मात्र एक ऐसे कांग्रेसी नेता थे, उग्रवादी कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये दोनों लोग नहीं कर पाए थे, ये 1920 में किए थे, असहयोग आंदोलन से पूर्व ही। दादा भाई नौरोजी जो है ये देखें तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। तो सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का जो आरोप लगाया था, आक्षेप लगाया था, लाला लाजपत राय जी ने लगाया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न मतलब 48 है, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसी अवसर मिला था। तो 48 का सही आंसर जो सी है, हरदयाल जी को बना था। 49 देखें, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताया, जिसमें यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कह रहा है। अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम है, जिसने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो 49वें का सही आंसर डी बनेगा, थियोडोर बैंक वो था। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। 50वें का सही आंसर ए है, महात्मा गांधी जी की जो यंग इंडिया राष्ट्रीय समाचार पत्र था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला देखें तो मैजनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। तो 51 का सही आंसर जो ए है, फ्रांस और जर्मनी के बीच जो यानी मैजनाट रेखा है, यह दोनों की सीमा जो बनाती है मैजनाट रेखा, फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा बनाती है। होर्मुज जल डब्रू मध्य जोड़ता है, 52 का सही आंसर बी बनता है। पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जो है होर्मुज जल डब्रू मध्य जोड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो हुर्मुज़ जल डमरू मध्य देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है, अभी देखें तो ईरान और जो आपका इज़राइल के बीच युद्ध था वो दोहरा था, तो ईरान इसको बंद करने पर बात करा था, तो सारे व्यापार उस एरिया के क्षेत्र से ठप होने की संभावना बन रही थी। तो हुर्मुज़ जल उसे जोड़ कर पूछा है, तो परिचय खाड़ी से ओमान खाड़ी को जोड़ता है। बाउंड का सही आंसर जो बी हुआ। ग्राउंड जीरो कहाँ पर स्थित है, तो ये अमेरिका में 53 न्यूयॉर्क में। यहीं पर देखें तो 11 सितंबर 2001 को जो है ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में जो है हवाई हमला किया गया था। उससे पहले अमेरिका जो आतंकवाद से प्रायोजित पीड़ित देशों को नहीं मानता था। इसके बाद उसको आतंकवाद की ताकत का पता चला था। आतंकवादियों ने याद दिलाया था कि आतंकवाद है और देशों को उससे डरना चाहिए और लड़कर उसको जो है सामूहिक रूप से मतलब संगठित होकर उसका सामना करना चाहिए, अन्यथा बढ़ावा देंगे तो उनके लिए भस्मासुर रूप में कार्य करेगा आतंकवाद। तो भारत तो काफ़ी दिनों से प्रायोजित था, यानी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद द्वारा भारत पीड़ित था। अन्य देश इसको सपोर्ट नहीं करते, इसी के बाद सपोर्ट करना शुरू कर दिए। तो ग्राउंड जीरो जो है न्यूयॉर्क में है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है, तो 54 का सही आंसर ए है, अस्त्र डमरू मध्य है। चलिए अगले प्रश्न जल्दी से देखते हैं, इसमें इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं, यानी जीके पार्ट में इंपॉर्टेंट है। आगामी जो देखें एग्जाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाला अपर पीटी एग्जाम, इसमें 55 नंबर लडंग संदर्भित करता है, तो 55 का सही आंसर बी है, स्थानांतरित कृषि जो है लडंग संदर्भित करता है। 56वां दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो 56 का सही आंसर जो ए है, माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी की में जो है दुनिया का असम पर माजुली द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर देखें भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है, तो 57 का सी बनेगा, गोदावरी नदी बेसिन जो है भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है। गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत या प्रादेशिक भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी जी हैं, और इनको दक्षिण की गंगा कहा जाता है या इनको मृत गंगा के नाम जानते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा जो होता है कावेरी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन है भारत में। निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है, तो 58 का सही आंसर डी बनेगा, यानी डी का मतलब यह है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है वह अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। इसी के बाद जो होती है भागीरथी की शाखा गंगा के रूप में अवतरित होकर आगे बढ़ती है, तो देवप्रयाग में यह अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अगले प्रश्न देखें तो भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं, तो इसका डी है, यानी नारकोंडम और बेरेन जो है यह अंडमान निकोबार में जो है नारकोंडम बेरेन द्वीप हैं। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है, तो 60 में का सही आंसर डी है, यानी कैंची को मिला है। कैंची जो है मेरठ के किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है, तो कैंची को मिला है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग बता देखें तो उत्तर प्रदेश को मिला है, यानी इससे पहले तमिलनाडु पहले स्थान था, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है जीआई टैग में पहले स्थान पर आ चुका है, और उसमें वाराणसी में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। तो कैंची जो मेरठ से मिला है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है, तो 61 का सही आंसर देखें बी है, बी का मतलब जो है शिमला में है, समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र है, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, तो 62 का सही आंसर देखें तो सी बनेगा, सी का मतलब मध्य प्रदेश में है, यानी कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। 62 का सी हुआ। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न देखते हैं जल्दी से। 63 नंबर प्रश्न आपका यह है कि लोकतक एक है, लोकतक एक है तो ए है, यानी झील है। लोकतक झील है जो मणिपुर में है, इसको जो है तैरता हुआ झील के नाम से जानते हैं। लोकतक झील जो है यह लोकतक झील एक झील है जो मणिपुर में है। 63 का सही आंसर यही हुआ। इसके बाद 64 नंबर देखें, अंकित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो 64 का सही आंसर जो ए है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बिहार में है, जो कि बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत है। 65 देखें, अंकित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है, तो 65 का सही आंसर ए है, बैल जो है बिहार का राज्य पशु है। 66 बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 66 का सही आंसर जो डी है, 2014 में हुई थी। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, तो 67 का सही आंसर बी है, कैमूर जिला बिहार से कर्मनाशा नदी का उद्गम होता है। बिहार संपूर्ण भारत का यानी कितना % पाराइट उत्पादित करता है, तो 68 का सही आंसर देखें तो सी है, 95% जो पाराइट उत्पादित करते हैं। एकाधिकार है पाराइट में बिहार का, यानी 68 का सही आंसर में देखा, 68 का जो सही आंसर है वह सी रहा, यानी सी का 95। इसके बाद 69 देखें, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो 69 का सही आंसर ये है, जमुई जिला में। बिहार का अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो 70 का सही आंसर बी होगा, यानी उपोष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत है। इसके बाद अगला देखें तो यह है 71, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर यानी ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा, तो 71 का सही आंसर ए है, यानी 200 न्यूटन ही होगा। 72 देखते हैं, तो एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से उड़ना शुरू करता है। 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करते ही ट्रक का द्रव्यमान 7 टन इस पर लगने वाला बल होगा, तो 72 का सही आंसर जो होगा डी होगा। डी का मतलब इसको देख सकते हैं, डी का मतलब 14,000 न्यूटन का होगा।
यह जो है फिजिक्स संबंधी जो प्रश्न है इसे आप देख सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, बहुत आसानी से हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में क्या होगी? तो 73 का सही आंसर देखें तो सी बनेगी 9 × 10⁸ जूल होगी। 73 का सी आंसर सही है। 74 देखें किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ठोस में होती है। इसमें जो ठोस होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो यहाँ स्टील हो गया, स्टील में सबसे ज़्यादा होगी। 74 जो आपका है 74 का 20 का आंसर सही हुआ। 75 देखें मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थित ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, तो 75 का सही आंसर ए है। इसमें ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थित ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, 75 का जो आंसर हुआ वो ए ही हुआ। 76 नंबर देखें तो बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन को बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य क्या होगा? तो 76 का सही आंसर सी बनेगा, यानी 2100 जूल होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो 77 का सही आंसर जो आपका है वो डी है, अनंत होगी। यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो 78 का सही आंसर ए है, यानी I/R² है। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न देखें तो लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो 79 का सी बनेगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 80 उपकरणों के विद्युत आघात से बचने वाली युक्ति क्या है? तो 80 का बी होगा, यानी फ्यूज का प्रयोग करते हैं उसमें। 0.1 NaHCl समाधान का pH मान लगभग है, तो 81 का सही आंसर जो होगा बी होगा, यानी 1.0 है। नीचे से रात में चमकने वाला वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो 82 का सही आंसर बी बनेगा, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोटियम एल्यूमिनेट है। 83 स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 83 का सही आंसर देखें बी है, एंटियम टिन ऑक्साइड का। 84 देखें तो कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 84 का सही आंसर देखें तो बी है, प्लेटिनम का। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो 85 का सही आंसर देखें तो 85 का ये बनेगा आपका लेवोनोर्गेस्ट्रोल, यानी लेवोनोर्गेस्ट्रोल जो है गर्भ निरोधक गोलियों की इस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, यानी ए इसका आंसर सही हुआ, करने बनता 85 का ए आंसर सही हुआ। इसके बाद 86 नंबर देखें तो तेल को गैल्वनाइज्ड आयन पार्ट में क्यों रखा जाता है? तो 86 का जो सही आंसर है वो डी है, उपरोक्त सभी सही है। उपयुक्त सभी सही, यह जहरीला यौगिक बनाता है, ये तेल की गुणवत्ता कम करता है, जंग देखी जाती है, इसके कारण से जो है इसको आयरन पार्ट में नहीं रखा जाता है। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो 87 का सही आंसर जो आपका सी है, टेट्राएथिलेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखें 88 नंबर प्रश्न है PHBB यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो 88 का सही आंसर जो है सी बनेगा, यानी पॉली, यानी इसका जो पॉली 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट को C3 हाइड्रॉक्सी वेटलेट इसका जो है पूर्ण रूप है। यानी कोक मतलब CO जो है कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट नहीं बल्कि ईथर के रूप में इसका प्रयोग होगा, हाइड्रॉक्सी। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? 89 का आंसर देखें तो डी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। इनके में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो 90 का सही आंसर बी बनेगा, बी का मतलब परजीविता है। 91 संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो 91 का सही आंसर सी बनेगा, यानी IG बनेगा। यानी 91 का क्या हमने देखा, 91 का सी सॉरी IgM है, यानी सी इसका आंसर सही होगा। 92 देखें तो जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो 92 का सही आंसर जो ए है, यानी पहला है लिपिड और प्रोटीन की विभिन्न संरचनाओं जो प्रत्येक प्रजाति कोष का प्रकार और अंक के लिए विशिष्ट होती है। 93 में कौन सा एक नॉन सिस कोडन है? तो 93 का सही आंसर बी है, बी का मतलब UAA है। विलुप्त होने खतरे में बड़ी प्रजातियां कहलाती हैं, तो 94 का सही आंसर देखा जाए तो सी है, लुप्तप्राय है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? यानी इस वक्त देखें तो खरीफ की फसल लगी हुई है जिसमें धान इत्यादि सभी खरीफ फसलें हैं, तो इसमें देख सकते हैं जौ, गन्ना, चना, गेहूं जो है आपका 93 में गन्ना जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत है, और रबी की फसल में देखें तो गेहूं, चना, जौ जो है रबी की फसल में, यानी इसके बाद खरीफ फसल काटने के बाद एक रबी की फसल बोई जाती है, जाड़े में स्टार्ट होती है, यानी अक्टूबर नवंबर बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। तो इसके बाद अगले प्रश्न पर देखते हैं, तो ये आपका बनता है, यानी 96 पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए है, तो 96 का सही आंसर देखा जाए तो बी बनेगा, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन जो जाइलम करता है। पौधों के वर्गीकरण में संभावनी उत्कोण यानी वैस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 97 का सही आंसर सी है, सी का मतलब APD कोंडेलिजी हैं। आम में हम जो भाग खाते हैं वो क्या है? आम में खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो बी है, मध्य फल व्यक्ति आम का खाया जाता है। ओजोन दिवस का मनाया तभी बनाया गया, इसको 16 सितंबर को मनाया गया, इंपॉर्टेंट रहा। 13 सितंबर को यह पेपर आयोजित किया गया था और उसको 3 दिन बाद की घटना है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। अगला प्रश्न देखें तो यह
माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है, यानी 100वां का सही आंसर डी बनेगा। डी का मतलब खनिजों का बढ़ाव, अवशोषण और रोगों से सुरक्षा जो होगा माइकोराइजा संबंध है, जो पौधों का लाभ होता है। 101 किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने का बेचैनी को बल मिला था? तो 101 का जो सी बनेगा, शामिल कमीशन में कोई भारतीय नहीं, सभी अंग्रेज थे, इसलिए श्वेत कमीशन को कहा गया, जो कि विरोध का कारण बना था। 102 किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? 102 का सही आंसर डी बनेगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, किसने कहा था? तो 103 का सही आंसर देखा जाए तो ये महात्मा गांधी जी कहे थे। इसके बाद 105वां देखें, 105वां नहीं बल्कि 104वां, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? 104 का सही आंसर देखा जाए तो ये है एम ए जिन्ना है, जो कि यह सूत्रधार बने पाकिस्तान के विभाजन का। 14 अगस्त तो 1947 को जो पाकिस्तान का बंटवारा में का प्रमुख योगदान था एम ए जिन्ना, इन्होंने कहा था बांटो और छोड़ो का नारा बुलंद किया था। इन अंग्रेजों को कहा था बांट कर आप छोड़ कर चले जाओ, एम ए जिन्ना जी। यानी ये जो है भारतीय जो 14 अगस्त को भारत जो है विभाजन विविधता दिवस मनाता है, अन्यथा ये नहीं ऐसा किए होते तो भारत आज अखंड रूप से भारत रहा होता, और भारत आज जो है 2047 में अपनी आज़ादी के जो विकसित राष्ट्र का सपना देख रहा है वो कब पूरा हो गया होता। क्योंकि ये विभाजन के बाद जो पाकिस्तान है वह न स्वयं कभी विकास की दौड़ में रहा, न दूसरे को विकसित होने के लिए हमेशा परेशान करता रहता है, चाहे वह आतंकवाद के रूप में हो चाहे अन्य रूप में हो। हालांकि भारत जो है इन सभी को दरकिनार करते 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में अवश्य सफल होगा, लेकिन पाकिस्तान को भी अपने पर ध्यान देना चाहिए, जो कि वहाँ मूलभूत अवस्थाएं रोटी कपड़ा मकान, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करके अपनी अर्थव्यवस्था को करना होगा। दूसरे को प्रसार करने की नीति के अंतर्गत स्वतः बर्बाद कर लेगा अपने आप को। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो एम एन जिन्ना जो है बांटो और छोड़ो का नारा बुलंद किया था। 105वां देखें, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्य को मृत्यु दिया था? तो 105वें का सही आंसर सी बनेगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो 106 का सही आंसर ए बनेगा, एनी बेसेंट ने किया थे। यह होम रूल लीग की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक से 6 महीने, यानी इनसे पहले एनी बेसेंट से 6 महीने पहले ही बाल गंगाधर तिलक होम रूल की स्थापना कर चुके थे भारत में। इसके बाद चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? 107वें का सही प्रश्न देखा जाए तो ये भी यानी भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में ये समझौता हुआ था। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? 108वें का सही आंसर ए सजानंद सरस्वती जी थे। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो 109 का सही आंसर ए है, गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो मार्च 1939 में 110 प्रश्न यह है, तो सी इसमें बने थे, श्री कृष्ण सिंह जी बने थे। श्री कृष्ण सिंह जी जो है 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जो कि आज़ादी के बाद में मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। जैसे कि सबसे पहले मुख्यमंत्री देखें गोविंद वल्लभ पंत जी 1939 में उत्तर प्रदेश के बने थे और वह आज़ादी के बाद भी मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दिए थे। उसी प्रकार से बिहार में ये भी स्थिति है। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं 111, सूची फर्स्ट से सुमेलित करना, यानी सूची यहाँ दिया गया है। इसमें क्या आपका प्राचीन भारत का स्थल और वर्तमान में किस राज्य में है उसको देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर यानी 111 का सही आंसर देखें तो 111 का सही आंसर यही है। ए का मतलब आप देख सकते हैं कि ए का 3 है, वर्तमान रूप से कर्ण सुवर्ण जो है वो 3 मतलब पश्चिम बंगाल में है, और बी का 4 का मतलब प्रयाग ज्योतिषपुर जो है वो असम में है। यहीं जो प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा जो देखें तो वो नरकासुर जो था, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो है 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था, वहाँ उसका सेनापति जो मूर नामक था, मूर के मानने के कारण ही भगवान कृष्ण का एक अन्य नाम मुरारी पड़ा था। इसके बाद देखें गिरनार देखें तो 2 है, 2 का मतलब ये गुजरात में, और प्रतिष्ठान देखें तो महाराष्ट्र में वर्तमान रूप में इस राज्य में स्थित है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ध्यान देना, इसमें नहीं पूछा है। तो 112 का सही आंसर देखा जाए तो ये है, यानी गार्गी जो है ये जो है विदुषी महिलाएं रहे ऋग्वैदिक युग से, कोशा पाला विश्वधारा, गार्गी जो है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया सूची फर्स्ट सूची सेकंड 113 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो आपका बी आंसर इसका सही बनेगा। बी का मतलब आप देख सकते हैं, बी का मतलब ए का 3 हुआ, यानी चोल गंगम झील जो है ये हर्षवर्धन से संबंधित है। इसके बाद धर्म महापात्र की नियुक्ति जो है ये अशोक से संबंधित है, और प्रयाग की सभा देखें, प्रयाग की सभा यानी 113 का आंसर हम बी देख रहे हैं। तो इसमें देखा जाए प्रयाग की सभा जो है 2 का मतलब हर्षवर्धन से हो जाएगा, यानी इसमें देखें तो चोल गंगलम झील को राजेंद्र प्रथम है, और जो आपका धर्म महापात्र की नियुक्ति अशोक है, और प्रयाग की सभा 2 यानी हर्षवर्धन संबंधित है, और जो आपको सुदर्शन झील है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। तो इसका भी आंसर सही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न 114 में देखें निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो 114 का जो सही आंसर वो सी है, बहलोल लोधी। लोधी वंश में जो बहलोल लोधी उसने 38 वर्ष तक शासन किया था, तो सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था। इसके बाद अगला देखें तो यह आपका जो बनता है
115 प्राचीन भारत के मुख्य राजवंशों पर विचार कीजिए, यानी विचार करने के बाद इसका काल क्रमांक व्यवस्थित करना है सही रूप में। तो 115 का सही आंसर बी बनेगा। बी का मतलब आप देख सकते हैं सबसे पहले 2 है, यानी सबसे पहले इसका शासन मौर्य वंश ने शासन किया, फिर शुंग वंश ने शासन किया, इसके बाद जो कौरव वंश ने, और इसके बाद कुषाण वंश ने शासन किया। यानी इसका सही आंसर 115 का जो सही आंसर बी हुआ। बी का मतलब 2143 है। 116 देखें, अंकित में से कौन से एक तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना नहीं है, यानी नहीं पूछ रहा है, तो 116 का सही आंसर है सी। मतलब साहित्य लहरी ये जो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं, जबकि विनय पत्रिका गीतावली कवितावली तुलसीदास जी ने लिखा है। यहाँ पुनः सूची दिया है, सूची यहाँ पर सूची फर्स्ट सूची सेकेंड, और इस इमारत है उसको बनाने वाले कौन है, इसका उपयोग करके यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है। 117 है। 117 का सही आंसर बी है। बी का मतलब ये हुआ कि एक आचार यानी काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनाया। इसके बाद यानी बी हम देख रहे हैं, 117 का आंसर बी है। 2.5 दिन का झोपड़ा देखें तो कुतुब ऐबक ने बनवाया है, यानी बी का 1 हुआ। इलाहाबाद का किला देखें तो ये 3 यानी मैच अकबर ने बनवाया है। और इमाद-उद-दौला का मकबरा देखें जो नूरजहाँ ने बनवाया है। 118 अंकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी नहीं पूछ रहा है, तो 118 का जो सही आंसर बी बनेगा। जेम्स ऑगस्ट विस्की कलकत्ता क्रॉनिकल के संबंधित नहीं रहे हैं। बकिया सही दयानंद स्वस्ति सत्याग्रह प्रकाश संबंधित रहे हैं। रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी ज्योतिराव फुले शुल्क समाज से संबंधित रहे हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ भी सूची ही दिया गया, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। इसमें दिया है पिता और पुत्र उनके रहे। तो बाबर का पुत्र देखें तो वह 119 का जो आपका यही सही है। ए का मतलब ये हुआ बाबर का पुत्र जो हुआ 3 यानी कामरान। बाबर के 4 पुत्र थे, सबसे जो महत्वपूर्ण पुत्र हुमायूं था, इसके बाद हुमायूं भी इसका वारिस बनता है। तो यहाँ पर देखें बाबर का पुत्र जो खुसरो, और अकबर का पुत्र देखें तो एक सलीम जिसको जहांगीर के नाम से जाना गया था। इसके बाद शाहजहाँ देखें, शाहजहाँ का पुत्र जो था वो 4 मतलब मुराद था, और औरंगजेब भी था। और जहांगीर के पुत्र में देखें तो एक कामरान था, यानी यहाँ पर उनके पुत्रों में शामिल है। यानी इसका सही आंसर ए हुआ। 119 का ए आंसर सही है। 120 देखें, कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, तो आखिरी नहीं की गई थी क्योंकि वो कश्मीर में आयोजित की गई थी। 120 का सही आंसर जो आपका बनेगा डी बनेगा, यानी चतुर्थ जो कश्मीरी कुंडवन में, जो कि प्रथम द्वितीय तृतीय जो है ये मतलब बिहार में ही आयोजित की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितने में कौन से कथन सही है, पूछ रहा है, सही यहाँ पूछ रहा है। कथन दिया गया, उसके बाद 1 2 3 विकल्प रूप में दिया गया है। तो 121 का सही आंसर ए है। ए का मतलब ये हुआ कि 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 ये सही है, पहला सही नहीं है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1938 में त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष बने थे। तो त्रिपुरी और जो हरिपुरा का संकट बना था 39 में था, क्योंकि यह हरिपुरा से संबंधित था। तो और यह गलत हो गई इसी वजह से। जनवरी 1941 में वो घर में नजरबंद से भाग निकले, सही। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1947 में भारत की स्थायी सरकार बनाई थी, इंपॉर्टेंट है, दोनों सही है। यानी इसमें ए जो हुआ 121 का ए सही है, मतलब 2 और 3 इसमें सही हुआ। अगले प्रश्न में देखें, 122 में कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, यानी पूछा नहीं थे। तो 122 का सही आंसर ए है, यानी कौटिल्य आचार्य नहीं थे, शेष इसमें आचार्य थे। आधुनिक भारतीय इतिहास की उनकी घटनाओं विचार कीजिए और इनको काल क्रमानुसार से व्यवस्थित करना है। ये भी यूपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन में शामिल रहता है। तो 123 का सही आंसर ए बनेगा। ए का मतलब 31-24, यानी सबसे पहले 31 का मतलब सबसे पहले वांडीवास की लड़ाई लड़ी जाती है, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1760 में लड़ी जाती है, 1960 यानी 3 पर। इसके बाद एक मतलब राजा नंद कुमार को मृत्युदंड दिया जाता है। इसके बाद 2 साल बाद संधि, इसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में होती है। तो इसका 31-24 सही रहा 123 का। 124 बिहार के अंकित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन किया गया था, तो 124 का सही आंसर यही है, पटना हरकारा का प्रकाशन किया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न 125 है। यहाँ पर भी सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया गया, इसका मिलान करना है। इसमें पूछ रहा है कौन सही है। 125 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। 125 का सही आंसर डी बनेगा। डी का मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, यानी 41-23 इसका सही है। 41-23 का मतलब ऐसे आप कर सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह 41 का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है 41-23। और आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण से। और 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह श्याम नारायण सिंह जी। और किसान सभा बिहार 23 का मतलब यहाँ 3 ये सजान स्वामी जी। तो ये इसका आंसर सही हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है वीरा सिंह का। 125 के बाद 26 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 में से एक प्रकार की समानता था, चौथा भिन्न है, यानी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न 126 में प्रश्न आ गया। तो इसमें सी है, सी का मतलब स्टेथोस्कोप परिश्रावक जो है इसमें भिन्न है, जबकि दूरबीन सूक्ष्मदर्शी यंत्र परदर्शी यंत्र जो है यह देखने वाले यंत्र हैं, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी परदर्शी यंत्र, जबकि परिश्रावक ये सुनने वाला है। इसके बाद 127 देख सकते हैं रीजनिंग में, स्प्रिंग को कोड भाषा में इस प्रकार लिखा जाए, उसी प्रकार से मोबाइल को क्या लिखा जाएगा। तो 127 का सही आंसर जो बी बनेगा, यानी यह बनेगा, करके देख सकते हैं, आसान है। मुकेश ने अपने मित्र का रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, मुकेश का रीता से क्या संबंध है। 128 का सही आंसर जो है आई के हिसाब से सही आंसर डी बनेगा, इन ससुर है।
राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा बाएं चलता है और अंत में बाएं, यानी राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है? तो 129 का जो बी बनेगा मतलब पूर्व में है। 130 देखें, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो 130 में सही आंसर ए है, यानी ये सबसे अंत में आएगा। 39 विद्यार्थियों कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7वीं रैंक श्रेणी आगे, यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक कौन सा होगा? तो 131 का डी बनेगा, यानी 16वां रैंक है। आरंभ से कितना होगा? 16वां होगा। इसके बाद चलिए 132 नंबर देख सकते हैं, तो बहुत आसान प्रश्न होता है, बोनस ग्रुप में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 132 का बी बनेगा, यानी 77, इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी रीजनिंग संबंधी प्रश्न 133 है। 133 के प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ये डी बनेगा, यानी 9 और 50 है। इसको भी आप लगा सकते हैं। सीमा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? निम्नलिखित विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 134 का सही आंसर देखा जाए तो ए है, यानी 35 यहाँ लुप्त संख्या होगी। अगले प्रश्न में देखा जाए, ये भी रीजनिंग संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रेन को इससे लिखा जाता है, मोर इत्यादि लिखा जाता है। तो 135 का सही आंसर डी बनेगा, यानी ये इसका आंसर सही है। 136 देखें तो पुनः करंट अफेयर्स आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते थे? तो 136 का सही आंसर बी, यानी 5 कांस्य पदक। बिहार का इसमें 12वां स्थान था, जो कि जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था उत्तराखंड में। कोसी मेची लिंक परियोजना में बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो 137 का सही आंसर सी है। बिहार के जो जिले हैं उसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार हैं। 138 किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 138 का सही आंसर डी है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक जो हैं उनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। कुल 7 भाषाओं को अब तक दर्जा मिल चुका है। इसमें जो है आगे देखेंगे 39 नंबर, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में सॉरी 139 का प्रश्न यदि देखा जाए तो इसमें सी आंसर बनेगा, यानी नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल का महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो इसका सी आंसर सही होगा 139 का, यानी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसके बाद अगला देखते हैं, तो यह आपका जो 140 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 140 का सही आंसर देखा जाए तो बी बनेगा, बी का मतलब मधुबनी में किया गया था। 141 लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 141 का ए है, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्र करना। अफ्रीकांस से प्राय किन लोगों से? 142 का सही आंसर सी होगा, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से संबंधित है। इसके बाद 143 देखें, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हाल ही में वर्ल्ड डॉमेट्री फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया था? तो 143 का सही आंसर जो बी बनेगा, राजू की बावड़ी जो दिल्ली में है। इसके बाद आगे देखें, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम बताइए जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया था? तो एरिक एडम्स हैं, यानी 144 का सही आंसर बी बनेगा, इंपॉर्टेंट है, एरिक एडम्स। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? 145 का सही आंसर सी, यूनाइटेड बाय म्यूजिक है। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो 146 का सही आंसर डी बने, उपयुक्त में से अधिक, यानी इसमें NVS-2 के ऊपर सही है। श्रीहरिकोटा से इसरो का 1 गलत है, श्रीहरिकोटा से इसरो का सवाल यानी 2 इसमें सही है, यानी इसका डी हो जाएगा। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो 148 का सी हो जाएगा, यानी कौन सा सत्य? रियो जो घोषणा पत्र में अरबपतियों को कर लगाने पर जोर दिया गया। 148 का सी गलत स्टेटमेंट, इसका आंसर डी बनेगा, क्योंकि 18वां जी सम्मेलन जो है ये रिलीजन से कोई मतलब नहीं, ये नई दिल्ली घोषणा संबंधित है, क्योंकि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत ने किया था। 9-10 सितंबर 2023 को भारत की मेजबानी नई दिल्ली में किया गया। थीम इसका वतन कुटुंबकम था। जबकि 2024 में देखें, ये जो G20 का सम्मेलन नवंबर 2024 में 19वां हुआ था, ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो 19वां पूछता तो ये बात दूसरी रहती। 20वां जो आज तभी किया जाना है 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो अगला प्रश्न जो आपका बनता है 148 है। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस समझौते पर सहमति बनी थी? 148 का सही आंसर सी बनेगा। सी का मतलब विकसित देशों में 2035 तक, विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की है। इसको भी थोड़ा अपडेट कर दें, तो जैसे ध्यान रखें कि ये जो आपका है, यानी आपका बाकू में आयोजित किया गया था, बाकू में जो आयोजित किया गया था वो COP29 था। COP29 का आयोजन बाकू में यानी पिछले वर्ष किया गया था। इसके जो 4 प्रावधान इसमें नहीं थे। पहला तो एक यह था कि एक नया जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापित किया जाएगा, एक नया जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापित किया जाएगा। 2035 तक जो है विकसित देशों को, विकासशील देशों को प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन की सहायता देनी होगी। दूसरा इसमें था कि नवीकरणीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना था, कार्बनिक बाजार बनाना था। चौथा अनुकूल वित्त का प्रयोग करना था। COP29, जबकि COP30 का जो है आयोजन अभी इस वर्ष 2025 में आयोजित किया जाएगा।
10 से 21 नवंबर 2025 को ब्राज़ील के बेले में आयोजित किया जाएगा। आखिर के 2 प्रश्न देखते हैं। तो 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन-कौन से अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए थे? तो इसका सी है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2016 में इनको दिया गया था। आखिर प्रश्न देखते हैं। 71वीं यूपीएससी पीटी एग्जाम के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 से मृत घोषित किया गया? तो 150 का आंसर जो सही है, 150 का जो सही आंसर वह बी है, यानी याला ग्लेशियर है। यानी 12 मई 2025 को ये मृत घोषित किया गया। 12 मई 2025 को याला ग्लेशियर जो कि लांगटांग घाटी में है, नेपाल के लांगटांग घाटी में, जिसको मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर को। तो इस प्रकार से ये है जो 150 प्रश्न 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम है, जो कि इसका एग्जाम देखें तो 13 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था एकल पाली में के रूप में। और इसका आंसर के जो है 19 सितंबर, यानी इसके जस्ट देखें तो 5-6 दिन बाद 19 सितंबर 2025 को इसका ऑफिशियल आंसर के जारी किया गया है। इसके बाद इस पर आपत्तियों के बाद संशोधित उत्तर के जारी करता है ये, जबकि उत्तर पिछला लोक सेवा आयोग जो संशोधित उत्तर को न जारी करने की वजह से काफ़ी विवाद के रूप में खड़ा हो चुका है, जबकि सारे आयोग जो संशोधित उत्तर को जारी कर देते हैं। इससे जो है उनके गलत पूछे गए प्रश्नों पर जो अभ्यर्थी या प्रतियोगी हैं वो अपना मूल्यांकन कर लेते हैं। लेकिन जो है फाइनल रिजल्ट के बाद जो फाइनल आंसर के जारी करने के बाद जो होता है, इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होने की संभावना प्रतियोगी के मन में घर कर जाती है। इसलिए आयोग को इसमें सुधार करते हुए जो संशोधित उत्तर कुंजी है उसको पीटी एग्जाम देने से पहले ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर देना चाहिए, क्योंकि उस अक्सर प्रश्नों को देखें तो या तो प्रश्नों को उत्तर चेंज कर देता है या डिलीट कर देता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, या तो पूर्ण रूप से सर्वशुद्ध प्रश्न बनाए, या तो फिर दोनों उत्तर कुंजी को जो है पीटी एग्जाम के जो है छटनी वाला एग्जाम है वो देने से पहले वो सारे जो आंसर के जारी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।